हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट्स को हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के बाद तुरंत एक्सरसाइजेस कैसे करनी चाहिए। जैसे ही पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है या लकवा लग गया है, उनको अटैक हो गया है, अगर वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं यानी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं 2-3 दिनों में या एक हफ्ते में, तो उनको हम लोग कैसे एक्सरसाइजेस करें आज उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैर के पंजे का मूवमेंट करेंगे, क्योंकि जो इनिशियल फेज होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है पैरालिसिस में, वो है फ्लैसिड पैरालिसिस। कई पेशेंट्स को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है। जब भी नया नया पैरालिसिस होता है तो एकदम लूज रहता है, पैर भी लूज रहता है और हाथ भी लूज रहता है। तो हम लोगों को लिम्ब पीटी करवाना है, यानी कि फिजियोथेरेपी ऑफ लिम्स करवाने। लिम्स मतलब होता है हाथ और पैर, और इसमें हम लोगों को सिर्फ पैसिव मूवमेंट्स करवाना है। अब चूंकि पेशेंट तो कर नहीं पा रहा है तो हम लोगों को पैसिवली करवाना है। तो आप पैर का पंजा मूवमेंट करवाइए 20 बार, फिर घुटना मोड़ना है और सीधा करना है। एक हाथ आपका घुटने के पास रहना चाहिए और दूसरा हाथ आपका पैर के पास रहना चाहिए। इस प्रकार से आप घुटना मोड़ना सीधा कराना, घुटना मोड़ना और सीधा कराना, एकदम एक रिदम में और स्लोली, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं। तो ये आपको करवाना है। तीसरी एक्सरसाइज आपको एड़ी के पास से पकड़ करके पैर को ऊपर करवाना है और नीचे करवाना है। इस एक्सरसाइज को हम लोग SLR बोलते हैं, जो घुटना सीधा रहना चाहिए और आपका पैर ऊपर उठना चाहिए। तो करीब आप 45 से 60 डिग्री तक, 70 डिग्री तक पैर को ऊपर उठा सकते हैं। इससे आपका पैर जो है ऊपर नीचे होगा, तो जो नीचे स्वेलिंग हो जाती है कई बार पैरों में, बेड रेस्ट की वजह से और हॉस्पिटलाइज होने की वजह से, अब चूंकि पेशेंट तो चल नहीं पा रहा है तो कई बार पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो इससे स्वेलिंग भी कम होगी, पेशेंट का मूवमेंट भी याद आएगा और आपका लिम्ब पीटी भी हो जाएगी, और फिजियोथेरेपी से जो उनका पैसे मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट याद आएगा, री एजुकेट होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं ये है एबडक्शन और एडक्शन। पैर को बाहर लेके जाना है और अंदर लेके जाना है। एड़ी के पास आप पकड़ लीजिए पैर को, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़िएगा, एकदम लूज, बस आपको पकड़ लेना है और पैर आपके हाथ में रखा रहेगा। बस पैर को बाहर ले जाना और अंदर ले जाना है। इसको भी आप 20 to 30 डिग्री ही बस बाहर लेके आइए, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं ले जाइए, नहीं तो इंग्रोइनल एरिया में, जो नीचे पैर के पास अंदर साइड जो थाइस के पास रहता है एरिया, उसमें स्ट्रेचिंग होगी तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा एडक्टर मसल्स, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करवाना है, धीरे धीरे मूवमेंट करवाना है। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो घुटना मोड़ लीजिए। घुटना मुड़वाने के बाद हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि कमर उठाने की कोशिश करें। अगर कमर नहीं उठा पा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग हिप जॉइंट्स का मूवमेंट करवाएंगे, यानी कि बटरफ्लाई मूवमेंट करवाएंगे। बटरफ्लाई मूवमेंट करवाने से क्या होगा, हिप जॉइंट की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, पेशेंट को फील होगा कि हमारा हिप जॉइंट मूवमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले पेशेंट को मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए एक्टिवेट करवाना। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, जो हमारा पैरालिसिस वाला एरिया है ब्रेन में जिसमें क्लॉट हो गया है, उसके आसपास के जो सेल्स हैं उससे ये मूवमेंट याद आएगा और री एजुकेट होगा। तो जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उसमें रिकवर होने में अगर टाइम लग रहा है तो जो उसके आसपास की सेल्स होती हैं फिर वो मूवमेंट करवाना सीखती हैं। तो इससे आप ऐसे मूवमेंट से पहले पेशेंट को रेडी करवाइए, उसके बाद वो पेशेंट में थोड़ा सा मसल पावर आने लगेगा, उसके बाद वो पेशेंट खुद से चलने लगेगा। अभी बिल्कुल ज़ीरो पावर है तो इसमें हम लोग मसल स्टिमुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं करना है। हॉस्पिटलाइज अगर हो रहा है पेशेंट, अभी बेड रिडन है, तो हम लोगों को मसल स्टिमुलेटर नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि अब पेशेंट ज़्यादा बता नहीं पा रहा है, उनको ट्रैकियल ट्यूब भी लगा है, राइल्स ट्यूब भी लगा है, तो बात नहीं कर पाते हैं, इशारे से कर पाते हैं। लेकिन कई बार मसल स्टिमुलेटर उनको नुकसान भी कर सकता है। तो पहले इनिशियली आप सिर्फ लिम्ब पीटी करवाइए शुरुआती 4-5 दिनों में, एक हफ्ते में। जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज होकर के आपके घर आ जाता है तब आप मसल स्टिमुलेटर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ये खुद ही डिसाइड करेंगे, ये आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सही लगेगा तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, अभी जो एक्सरसाइज हमने करवाई वो तो पैरों की एक्सरसाइज थी, अब हम पोजीशनिंग करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत करवट बदलवाने की कोशिश करवा रहे हैं। पेशेंट को दोनों घुटनों को पकड़ लेना और पेशेंट को बोलना है थोड़ा सा इस तरफ करवट लें, फिर वापस सीधा हो जाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब बहुत देर तक वो एक ही पोजीशन में लेटे हुए हैं तो उनको बेड सोर ना हो, इसलिए हम लोग पोजीशनिंग करवाते हैं। क्योंकि बेड सोर अगर एक बार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए पेशेंट प्रोन हो जाता है। एक तो वैसे ही ICU में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको बचाने के लिए हम लोग बेड सोर को बचाने के लिए पोजीशनिंग करवाते हैं। फिर अब आ जाते हैं हम लोग हाथ की एक्सरसाइजेस में। तो हाथ में भी देखिए बिल्कुल ज़ीरो पावर है, पेशेंट को हम बोलते हैं तो वो नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम लोग हर एक फिंगर को 20-20 बार उसका मूवमेंट करवाना है, ताकि हाथ में भी स्वेलिंग ना हो। मूवमेंट नहीं होता है तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो खून और पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को स्वेलिंग दिखती है। तो हमें हर एक फिंगर का 20-20 बार मूवमेंट करवाना है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन हर एक जॉइंट का, BIP जॉइंट, DIP जॉइंट, फिंगर्स का एक साथ आप मूवमेंट करवाइए, 20-20 बार करवाइए।
प्रेशर मत दीजिए, बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ना होता है। मैंने बहुत हल्के हाथों से पकड़ा है, सिर्फ पोजीशनिंग की है। उसको हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, नहीं तो टाइट पकड़ने से पेशेंट को दर्द होगा, मसल्स कंप्रेस होगी। इसलिए आपको हल्के हाथों से पकड़ करके मूवमेंट्स करवाना है बस, बहुत ही स्लोली और एक रिदम में 20-20 टाइम्स हर एक फिंगर में पकड़वा के करवाइए। और हाथ का, फिर रिस्ट का, एल्बो का, शोल्डर का ध्यान दीजिएगा। अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो दर्द में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस, बहुत ज़्यादा मूवमेंट और टाइट पकड़ के नहीं करवाना है। एकदम स्लोली स्लोली मूवमेंट करवाइए और एक रिदम में करवाइए। दर्द होने पे रुक जाइए। पेशेंट बोलता है कि दर्द हो रहा है तो आप रुक जाइए, थोड़ी देर बाद फिर करवाइएगा। तो ऐसे आप रिस्ट का मूवमेंट भी करवा सकते हैं। देखिए हमने अब रिस्ट का मूवमेंट कर रहे हैं, रिस्ट एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्शन। अभी तो पेशेंट इनिशियल स्टेज में है तो हम सिर्फ पैसिव मूवमेंट करवा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम एक्टिव मूवमेंट में जाएंगे, रेजिस्टेड मूवमेंट में जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस, आप मेरे चैनल में जाएंगे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस पैरालिसिस से संबंधित बनाई हुई है। आप अपने पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से देखिए, मेरे से कमेंट बॉक्स में सवाल करिए, पूछिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर पूछिए कि कौन सी एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो बना करके आपको भेज सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब हम एल्बो का मूवमेंट करवा रहे थे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और अब हम शोल्डर का मूवमेंट करवा रहे हैं। ये भी आपको 20-20 बार करवाना है और धीरे धीरे करवाइए। अभी तो पेशेंट को बिल्कुल पावर नहीं है, अगर हम इसको फास्ट करेंगे तो शोल्डर डिसलोकेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि शोल्डर में पेन ना हो। तो आप बिल्कुल धीरे धीरे आप करवा सकते हैं। कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल पे जल्दी हमारी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन व्हाट्सएप पे तो ज़रूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एल्बो को सीधा कर लीजिएगा, कोहनी को सीधा करके 90 डिग्री तक, अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 90 डिग्री तक ऊपर ले जाएंगे। अगर ज़्यादा ले जाएंगे तो इनको शोल्डर डिसलोकेशन होने के चांसेस हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो आपके आसपास पैरालिसिस पेशेंट्स हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी वीडियो से हेल्प ले सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।